हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ अपना टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वेल्डिंग के ऊपर, जो हम पाइपिंग में जनरली यूज़ करते हैं अपने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों, जो वेल्डिंग के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कृपया ज़्यादा बेहतर है यदि आप इसको नोट करते जाएँ तो। नहीं तो ये वीडियो आप पहले अभी सुन लीजिए, फिर बाद में इसको रिपीट करके इस पे एक नोट्स बनाइए, क्योंकि जो वेल्डिंग है एक ये ऐसा इंटीग्रल पार्ट है रिफाइनरी सिस्टम का कि बिना इसके तो रिफाइनरी का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में, बट वेल्डिंग एक ऐसा वास्ट फील्ड है जो 1, 2 या 10 वीडियो के अंदर भी कवर नहीं होने वाला है। इसके ऊपर यदि हम हज़ारों वीडियो बनाएं तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि जितनी वेराइटीज़ की वेल्डिंग है, जितने तरह का वेल्डिंग है, जितने प्रोसेसेस हैं, वो एक वास्ट है। बट हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक जो जनरली और कॉमनली यूज़ होता है उसके बारे में। तो आज के मैं टॉपिक्स में लाने वाला हूँ जो हमारा वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग से रिलेटेड और भी कितने तरह के प्रोसेस होते हैं, ब्रेजिंग क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वेल्डिंग और ब्रेजिंग में, क्योंकि दोनों मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस है। फिर हम बात करेंगे कि हमारा जो वेल्डिंग है उसमें कितने तरह के वेल्डिंग हम फॉलो करते हैं और उसमें क्या वेरिएशंस होते हैं उनके पैरामीटर्स के थ्रू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सो दैट यू कैन गेट द सिमिलर वीडियोस। ओके, थैंक यू। नाउ विल स्टार्ट। व्हाट इज़ द वेल्डिंग? पहले आप इसका डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको डिटेल में कि क्या है ये। वेल्डिंग इज़ अ फैब्रिकेशन प्रोसेस। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन। ओके, नेक्स्ट इट्स फॉर ज्वाइनिंग द मटेरियल्स, usually metal or thermoplastic, primarily by using the high temperature to melt the parts together and allow them to cool, causing fusion. ओके, यहाँ पे जितने पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया ना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है कि वेल्डिंग सबसे पहला चीज़ है कि एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है जो मेटल या थर्मोप्लास्टिक को ज्वाइन करने का काम आता है। दूसरा, इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हाई टेम्परेचर के थ्रू मटेरियल मेल्ट होता है और इसमें जॉइंट होता है। मतलब जो हमारा मटेरियल जिसको हमें जॉइंट करना है वो भी मेल्ट होता है और वो अपने दूसरे मटेरियल के साथ में जॉइंट होता है। जो कूलिंग और जो ये प्रोसेस है वो एक फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली हमको जानना चाहिए कि वेल्डिंग इज़ द प्रोसेस, ये एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है। दूसरा, ये मटेरियल ज्वाइन करने के लिए होता है, जनरली मेटल्स या थर्मोप्लास्टिक का। इसमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मटेरियल खुद मेल्ट होता है और एक दूसरे के साथ जॉइंट होता है जो उसके दूसरे सबऑर्डिनेट मटेरियल है उसके साथ, और ये एक फ्यूज़न प्रोसेस है। आप एक देख सकते हैं, मैंने एक 3D इमेज भी डाला हुआ है जिससे आपको दिख रहा होगा कि एक पाइप के ऊपर वेल्डिंग चल रही है। दूसरा, आप एक जगह पे देख रहे होंगे कि इसमें डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग रॉड, टॉर्च टिप सब कुछ दिखाया हुआ है, जिसमें 2 मटेरियल है, उसके बीच में वेल्डिंग होते हुए जा रहा है। वेल्डिंग रॉड साइड से वो भी मेल्ट हो रहा है और उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि वेल्डिंग प्रोसेस में मटेरियल खुद भी मेल्ट होता है, जो पेरेंट मटेरियल है वो भी मेल्ट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो पाइपलाइन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, पाइप रैक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग्स में, ब्रिज में, हज़ारों जगह पे इसका उपयोग है। तो हम लोग इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है कि वेल्डिंग कितना वास्ट फील्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेजिंग का। ब्रेजिंग क्या है? ब्रेजिंग इज़ द मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस वेयर 2 or more metals parts are joining together by melting and flowing the filler material into the joint. ये भी एक मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इसमें भी 2 तरह के मटेरियल एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और इसमें एक फिलर मटेरियल भी यूज़ होता है जो मेल्ट होकर इन दोनों को जोड़ता है एक दूसरे के साथ में। द फिलर मेटल हैज़ द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द बेस मेटल। अब 2 चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि बेस मेटल क्या है, फिलर मेटल क्या है। बेस मेटल वो है जिसके ऊपर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। फिलर मेटल वो है जो उसको वेल्डिंग करने के लिए सहायक है, जो ऊपर से हम उसमें यूज़ करते हैं वेल्डिंग के दौरान। लेकिन जो यहाँ पर फिलर मेटल हम यूज़ करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बेस मेटल से कम होता है, जो पहले ही उस टेम्परेचर में मेल्ट होकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और एक ज्वाइनिंग प्रोसेस को क्लियर करता है, जिससे दोनों मेटल एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। द बेस मेटल मटेरियल डू नॉट मेल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये आपको सबसे ज़्यादा जानने वाली ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बेस मेटल है, जो बेस मटेरियल है वो कभी भी मेल्ट नहीं होता है। उसके ऊपर जो फिलर मेटल है वही मेल्ट होकर डिपॉजिट होता है। जबकि आपने लास्ट प्रोसेस में देखा था, मैंने सेम कलर में आपको दिया हुआ है कि मेल्ट द पार्ट टुगेदर। हियर द मटेरियल इटसेल्फ इज मेल्टिंग फॉर ज्वाइनिंग द प्रोसेस, बट इन द ब्रेजिंग सिस्टम द मटेरियल इज नॉट मेल्टिंग, ओनली द फिलर इज गोइंग टू मेल्ट एंड इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट द ज्वाइनिंग प्रोसेस। आप नीचे देख सकते हैं ब्रेजिंग में, इधर भी 2 मटेरियल है, बीच में एक टॉर्च है
और बगल से एक फिलर मटेरियल भी दिया हुआ है जो बेस मेटल के साथ में हीट होने के चलते डिपॉजिट होते जा रहा है। ओके, तो अभी चूँकि दोनों भी सिमिलर टाइप का दिखता है तो हम बात करेंगे कि इन दोनों में फिर फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों भी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, दोनों में भी फिलर यूज़ हो रहा है, दोनों में भी इलेक्ट्रोड मतलब दोनों में फिलर यूज़ हो रहा है। तो फिर ऐसे केस में इन दोनों में फ़र्क क्या है, हम बात करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स में, सिर्फ टेम्परेचर में नहीं है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स में हम बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट है अपना टेम्परेचर। बात करें तो वेल्डिंग का वहाँ पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द मेटल्स। जैसा मेटल आता है उतना उसमें हीट करने की ज़रूरत पड़ती है। बट ब्रेजिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्रेजिंग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में ही ब्रेजिंग प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा के लिए ब्रेजिंग को ज़रूरत नहीं पड़ता है। यदि उससे ज़्यादा भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम वेल्डिंग करते हैं। दूसरा पैरामीटर में हम देख रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ अ बेस मेटल। तो यहाँ पे हमारा वेल्डिंग में बेस मेटल ही मेल्ट होता है, जो हाईलाइट करके दिया हुआ है। दूसरे में आपको क्या है कि बेस मेटल डज नॉट मेल्ट। यहाँ पे बेस मेटल मेल्ट नहीं होता है ब्रेजिंग में, वहाँ पे जो मेल्ट होता है फिलर मेल्ट होता है। तीसरा फिलर मेटल की बात करें तो ऐसे में ये ऑप्शनल है, कभी भी फिलर मटेरियल यूज़ होता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है, डिपेंड है प्रोसेस के ऊपर में। लेकिन ब्रेजिंग में हमेशा रिक्वायरमेंट ही है, बिना फिलर के वो वेल्डिंग होगा ही नहीं, क्योंकि बेस मेटल तो पिघलना नहीं है, बेस मेटल तो मेल्ट होना नहीं है। ऐसे केस में वो वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हमेशा चाहिए कि हमारे पास एक फिलर होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ अ जॉइंट की यदि हम बात करें तो जो इसका स्ट्रेंथ है वेल्डिंग का वो बहुत हाई होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है, ऑफन इक्वल टू द पेरेंट मेटल। और जो ये इसकी जो बेस का स्ट्रेंथ है, जो वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो पेरेंट मटेरियल के स्ट्रेंथ के बराबर होता है, समटाइम्स उससे ज़्यादा भी होता है जो वेल्डिंग का है। लेकिन ब्रेजिंग में ऐसा नहीं होता है, लोअर देन वेल्डिंग है, सूटेबल फॉर मॉडरेट लोड। मॉडरेट लोड के लिए, मिनिमम लोड के लिए या फिर कॉमन लोड के लिए इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट मटेरियल हमने आपको बताया था, जो फिलर मटेरियल हमने आपको बताया था कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब उसका स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो जॉइंट का स्ट्रेंथ जो उसके पेरेंट मटेरियल का स्ट्रेंथ है उससे कम होगा। ठीक है। हीट इफेक्टेड जोन की यदि हम बात करें HAJ, तो जो HAJ है इसका वो बहुत लार्ज होता है। माइक्रोस्कोप चेंजेज ऑकर, यदि माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्रेजिंग में हीट इफेक्टेड जोन बहुत कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर हम कम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, और सिग्निफिकेंट या फिर बहुत कम होता है हीट इफेक्टेड जोन। ओके, ब्रेजिंग में डिस्टॉर्शन की बात करें तो चूँकि टेम्परेचर ज़्यादा हमने यूज़ करना है तो यहाँ पर हमारा वेल्डिंग में हायर डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू हाई हीट, जबकि यहाँ पे लोअर डिस्टॉर्शन होता है ब्रेजिंग में। इक्विपमेंट कॉस्टियर होगा वेल्डिंग में, ब्रेजिंग में थोड़ा इक्विपमेंट जनरली लो होता है एज़ कम्पेयर टू वेल्डिंग। स्किल्स रिक्वायरमेंट है। अभी जो हमारा वेल्डिंग है वो एक स्किल्ड पर्सन ही कर सकता है, चाहे टिग हो चाहे SMA हो। ऐसे में जनरली स्किल्ड वर्कर चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट स्किल रहेगा तो भी काम चल जाएगा ब्रेजिंग में। मेटलर्जिकल चेंजेस की यदि हम बात करें, जो उसके मेटलर्जियल क्या ग्रेन साइजेस में चेंजेस आ रहे हैं या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंट मेटलर्जिकल में चेंज आ जाता है उसके बेस मेटल में, लेकिन यहाँ पर बहुत मिनिमम या बेस मेटल लगभग अनइफेक्टेड रहता है ब्रेजिंग में। तो ये डिफरेंस है हमारा वेल्डिंग और ब्रेजिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इतने सारे पैरामीटर्स ना पता हो तो कम से कम 3-4 पैरामीटर्स के अंदर में आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर ये सारी चीज़ों को पूछता है वेल्डिंग और ब्रेजिंग। जो जनरली वेल्डिंग इंस्पेक्टर या फिर वेल्डिंग सुपरवाइज़र, वेल्डिंग फोरमैन, ये डेजिग्नेशन के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको ये शुरू के जो जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको जानना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए, और आपको ये कंफर्म करने के बाद, इसको याद करने के बाद ही आपको जाना चाहिए। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, आपको समझने वाली चीज़ है, आपको इसको समझ के जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि वाई वेल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिफाइनरी, वेल्डिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है रिफाइनरी में, जब इतना कॉस्टियर है, इतने हाई टेम्परेचर में यूज़ करना है तो उसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली उसकी ज़रूरत है क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चाहिए। यदि हम कोई भी रिफाइनरी बना रहे हैं जहाँ पे मिलियंस ट्रिलियंस के क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करेंगे, ऐसे केस में यदि हमारा वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वो टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा, तो फिर रिफाइनरी बना के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे केस में ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो सके अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस भी सहना पड़ता है। ऐसे केस में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी चीज़ों को सह सके, या इंश्योर करने के लिए हमको वेल्डिंग करना पड़ता है। दूसरा है टू एनेबल फैब्रिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस इन वेसल्स। अभी यदि हम बात करें, जो आदमी रिफाइनरी से नहीं है, जो बाहर से, यदि वो देखेगा तो जो फील्ड जो हम लोग पाइपिंग किया हुआ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है। ऐसे केस में इतना कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करना विदाउट वेल्डिंग इट्स नॉट पॉसिबल। We can't do all the things by only tightening without using the welding.
because so many things are there in the refinery that has to be weld, then only it can be possible to maintain this complexity. तो हमें फैब्रिकेशन में इस ये इनेबल करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है वेल्डिंग की. दूसरा, टू सपोर्ट द मेंटेनेंस एंड रिपेयर इफ़ द रिफाइनरी इज़ ऑलरेडी देयर, but for the maintenance purpose, if something has been leakage in the line, at that time you have to replace the things, you have to repair the things, at that time you require the welding. तो ये सारी चीज़ें भी है कोरोजन प्रोन इन्वायरमेंट देने के लिए. यदि कहीं कहीं पे ऐसा है, जैसे मैंने बात किया पिछले वीडियोस में, यदि आप देखेंगे तो मैंने बात किया था कि कोरोजन से रिलेटेड जहाँ पे कोरोजन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे में हम एसएस को यूज़ करते हैं. तो जनरली कोरोजन फ्री इन्वायरमेंट देना हो तो ऐसे केस में भी हमको वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है. इट हेल्प्स दी ASME, API एंड ISO सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. और ऐसा नहीं है कि ये जस्ट हम वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का है, फिर ISO है. ये सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमको फॉलो करना है. इसके लिए भी हमको वेल्डिंग करने की ज़रूरत है और उतना स्ट्रेंथ मेंटेन करने की ज़रूरत है. उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स के वॉक थ्रू होते हैं, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमारी इंटीग्रिटी चाहिए उतना हमने मेंटेन करके किया है कि नहीं. ओके, इसके लिए वेल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग इन द रिफाइनरी. तो एप्लीकेशंस की बात करें तो पाइपिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि प्रोसेस लाइन हो गया, स्टीम लाइन हो गया, क्रूड लाइंस हो गए, इनके लिए हम जनरली यूज़ करते हैं. प्रेशर वेसल्स के लिए जैसे रिएक्टर्स है, सेपरेटर्स है, हीट एक्सचेंजर्स है, वहाँ पे यूज़ करते हैं. बॉयलर्स और फर्नेसेस में यूज़ करते हैं वेल्डिंग. स्टोरेज टैंक्स फॉर क्रूड एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग. फिर स्ट्रक्चरल वेल्डिंग है, जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाना है, कहीं पे रैक बनाना है, सपोर्ट्स है, फ्रेम्स है, ऐसे केस में भी हमको वेल्डिंग करना है. तो ये सारे एप्लीकेशंस है जो जनरली हमको रिफाइनरी में देखने को मिलता है, जो ज़रूरत है इसके लिए हम वेल्डिंग यूज़ करना है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इन द रिफाइनरी. अब तो हमने बात किया कि अभी तक हमने जो बात किया उसमें है कि वेल्डिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, वेल्डिंग क्यों ज़रूरी है, वेल्डिंग्स के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, इसके बारे में बात किया. अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेल्डिंग यूज्ड इन रिफाइनरी. अभी हमारे पास रिफाइनरी में वेल्डिंग करने के प्रोसेस डिफरेंट्स हैं, जिसमें जनरली कुछ बेसिक प्रोसेस मैंने आपको बताया. इसमें है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको SMAW बोलते हैं या फिर आर्क वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं. ऐसे केस में SMAW एक बेटर ऑप्शन है. फिर उसके बाद दूसरा वेल्डिंग का प्रोसेस है GTAW, जिसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, जिसको टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं. ठीक है, टेम्परेचर इनर्ट गैस वेल्डिंग. तो ऐसे केस में भी टिग वेल्डिंग है. फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है GMAW, तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको MIG वेल्डिंग भी बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग. ठीक है, फिर फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग है FCAW. फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW और ऑर्बिटल वेल्डिंग, जो एक अभी एक बेटर ऑप्शन आया हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, तो ऑर्बिटल वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. अभी ये सारे के बारे में फुल डिटेल में बात करना एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ जो कॉमनली यूज़ है वो हम बात करेंगे इसमें. बाकी हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं हो पा रहा है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, SMAW क्या है. तो SMAW हमारा क्या है, ये वाइडली यूज्ड है रिफाइनरी के लिए. सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है जनरली. यूजेस इलेक्ट्रोड कोटेड विथ फ्लक्स. इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कोटेड होता है, फ्लक्स से कोटेड होता है. एक बार हम इलेक्ट्रोड्स पे भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोड्स क्या है, फीलर्स क्या है, और कौन से मटेरियल पे कौन से इलेक्ट्रोड्स और फीलर्स का यूज़ होता है. फिलहाल आप जानिए कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें ऊपर से फ्लक्स लगे रहते हैं और अंदर में मटेरियल होता है जो बेस मेटल होता है. सिमिलर जैसा कि हमारा उसका बेस मेटल है, वही चीज़ उसके अंदर में रहता है. ओके, फिर सूटेबल फॉर कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब तरह के मटेरियल के लिए जनरली हम SMAW का यूज़ करते हैं. इसमें एडवांटेज क्या है इसका कि ये पोर्टेबल होता है, सिंपल इक्विपमेंट्स ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, कहीं पे हम इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एप्लीकेशन इसका है कि पाइपिंग जॉइंट्स भी करते हैं हम इससे, स्ट्रक्चरल वेल्डिंग भी करते हैं, तो दोनों जगह पे ये फिजिबल है. आप नीचे में देख रहे होंगे कि इसमें एक मेटल A और मेटल B, दो तरह के मेटल है जिनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस है. जनरली दो प्लेट्स को वेल्डिंग करने का उसने एक 3 व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें वेल्डिंग सप्लाई की तरफ से एक वेल्डिंग होल्डर है जिसमें इलेक्ट्रोड्स को होल्ड किया हुआ है, और एक अर्थिंग हमने उस प्लेट के साथ दिया हुआ है. दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड खुद है. तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव से होते हुए इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग इस तरीके से पास होगी कि जॉइंट में एक स्पार्क क्रिएट होगा, और वो स्पार्क ही इतना हीट क्रिएट करेगा जिससे कि फ्लक्स जो रॉड के ऊपर लगा है वो एक सील्डिंग का काम करेगा, जिसको सील्डिंग फ्लक्स भी बोलते हैं. वो फ्लक्स एक सील्डिंग का काम करेगा और उसके ही
दरमियान उसी के अंतर्गत में वो जलेगा और वो एक इतना एक्सट्रीम हीट क्रिएट करेगा जिससे कि पेरेंट मेटल भी मेल्ट होगा और ये उसके ऊपर में जो बेस मेटल जो हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर है वो भी डिपॉजिट होता जाएगा। बीच में कुछ फ्लक्स भी क्रिएट होंगे यदि कुछ बाहर से एयर आते हैं तो, जिसको वेल्डर्स बाद में चिपिंग करके निकाल लेते हैं। तो ये इनकी प्रोसेस है हमारा शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग करने का। दूसरा, व्हाट इज़ द गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको GTAW बोलते हैं। तो वो क्या है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग? तो इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी प्रेसाइज वेल्ड, जहाँ पे अच्छा क्वालिटी की ज़रूरत है, बहुत प्रेसाइज वेल्डिंग है, बहुत मिनिमल या फिर जिसके उसके ऊपर में प्रिसीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसे केस में हम GTAW का ज़रूरत पड़ता है। यूजेस फॉर नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है एक नॉन कंज्यूमेबल टाइप का टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जो उसके सेंटर में आप देख रहे होंगे एक जो ये 3D व्यू बनाया हुआ है, इसमें एक GTA हेड है, उसके अंतर्गत में एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो नॉन कंज्यूमेबल्स लिखा है ब्रैकेट में। उसका मतलब यह है कि वो बस हीट क्रिएट करेगा, वहाँ पे उसका एक टिप रहेगा जो करंट को पास तो करेगा लेकिन खुद उसमें मेल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं मेल्ट होगा? क्योंकि उतने टेम्परेचर में बेस मटेरियल तो जल जाएगा, बट टंगस्टन का जो वेल्डिंग है ना, जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो बहुत हाई है, तो वो टेम्परेचर में वो खुद नहीं चलेगा। ठीक है, यही रीज़न है कि हमारा जो टंगस्टन है वो नॉन कंज्यूमेबल्स के रूप में काम करता है। ठीक है, वो कभी कभी उसका टिप चला जाता है तो वेल्डर्स उसको फिर से दोबारा टिप को थोड़ा सही कर लेते हैं, बाकी वो नॉन कंज्यूमेबल्स के रूप में ही काम करता है। दूसरा, इसमें एक सील्डिंग गैस जो हमारे टॉर्क के अंदर से एक सील्डिंग गैस देते हैं, जो जनरली आर्गन गैस होता है, वो आर्गन टॉर्च में हम अंदर से देते हैं। इस टॉर्च को भी GTA हेड को भी जनरली हम लोग आर्गन टॉर्च ही करके बोलते हैं, क्योंकि उसमें आर्गन गैस का ही उपयोग होता है अंदर से। कोई भी इनर्ट इन्वायरमेंट चाहिए वहाँ के लिए समटाइम्स ये हम लोग आर्गन का यूज़ करते हैं, मतलब मैक्सिमम हम लोग आर्गन का यूज़ करते हैं। ओके, पावर सप्लाई उसके अंतर्गत में होता है। दूसरा, हमारे पास एक फिलर रॉड होता है, बाहर से फिलर मटेरियल रहता है जो सेम पेरेंट मटेरियल के बराबर ही होता है, उसका मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन, तो सेम मटेरियल वहाँ पर उस हीट में डिपॉजिट होता जाता है उसके ऊपर में, साथ में पेरेंट मटेरियल भी डिपॉजिट होता है। ठीक है, नीचे में कॉपर शू लगाने की ज़रूरत पड़ती है यदि SS का वेल्डिंग है, ऐसे केस में अपोजिट साइड से भी एयर ना ट्रैप करे, उसके अंदर में कोई पोरोसिटी ना हो, इसके लिए अपोजिट साइड में भी हमने एक कॉपर का शू वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो आपको जैसे कि मालूम है, यहाँ पर एक हम लोग अर्थिंग देते हैं अपने प्लेट के साथ, दूसरा हमारे टॉर्च के साथ रहता है। तो जैसे ही हमारा टॉर्च और ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का क्रिएशन करता है, एक स्पार्क जनरेट होती है और उसी से हीट भी क्रिएट होता है। तो ये इसकी मेन प्रोसेस है। ये हाई क्वालिटी और प्रिसाइज वेल्ड के लिए यूज़ में आता है। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इसमें यूज़ में आता है। आइडियल फॉर स्टेनलेस, निकल एलॉय और थिन वॉल पाइपिंग के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। यूज फॉर क्रिटिकल जॉइंट वेयर लीक प्रिवेंशन इज एसेंशियल, जहाँ पे लीक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ऐसे केस में इसको ज़रूरत पड़ती है। ऐसे भी आप देखते होंगे जो लोग पाइपिंग से जुड़ा हुआ है, कभी जनरली रूट और फिलअप करने के लिए हम लोग आर्गन की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से है और बाहर से हम आर्क से वेल्डिंग कर देते हैं, जो 3 इंच से ऊपर का है, जो 3 इंच से ऊपर का है। ऐसे केस में हम लोग रूट और फिलअप आर्गन से करते हैं, जो उसका मतलब GTAW से, और उसका जो टॉप है फाइनल, वहाँ पर हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं, मतलब SMAW करते हैं वहाँ पे। तो ये रिक्वायरमेंट है उसका, कॉमनली यूज्ड ऑर्गन फॉर द सील्डिंग गैस। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SMA एंड GTA? अब हम ये बात करेंगे कि SMA के बारे में हमने बात किया, GTA के बारे में बात किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये रहा आगे। प्रोसेस टाइप की बात करें तो SMAW में ये एक स्टिक वेल्डिंग है, जिसमें कि वो जो उसका इलेक्ट्रोड है वो गर्म होगा और उसके ऊपर में डिपॉजिट होएगा, साथ में पेरेंट मटेरियल भी डिपॉजिट होगा, पेरेंट मटेरियल भी मेल्ट होगा और ये वेल्डिंग भी उसके ऊपर में डिपॉजिट होता जाएगा, जो हमारा ये है इलेक्ट्रोड है। दूसरा, जो GTA में टंगस्टन का ज़रूरत पड़ता है, टंगस्टन इनर्ट गैस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल्स आइटम भी उसमें लगा रहता है। इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो SMAW कंज्यूमेबल्स इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जबकि GTA में नॉन कंज्यूमेबल्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। ठीक है, सील्डिंग गैस की बात करें तो GTA रिक्वायर्ड्स इनर्ट गैस, GTA में हमेशा इनर्ट गैस चाहिए, जैसे कि आर्गन है फॉर सील्डिंग, और SMAW के लिए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ती है, जो खुद फ्लक्स ही एक प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। ओके, वेल्डिंग क्वालिटी की बात करें तो GTA जनरली प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी वेल्ड दैट टू बेटर कंट्रोल, मेकिंग द सुटेबल फॉर थिनर मटेरियल एंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस, वाइल ये क्रिटिकल ऑपरेशंस के लिए जनरली यूज़ होता है, जहाँ पे बेटर क्वालिटी का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे GTA की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन SMA होता है जहाँ पे मोर फॉरगिविंग एंड ईजियर टू लर्न, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं करता है, बट स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है। ऐसे केसेस में SMAW का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो SMAW इज़ ऑफन यूज फॉर आउटडोर इन्वायरमेंट्स,
फॉर थिकर मटेरियल, जहाँ पे ज़्यादा थिकनेस है ऐसे मटेरियल में, आउटडोर्स में जो होने वाला है वहाँ पे हम SMA का यूज़ करते हैं। जैसे पाइप रैक्स वगैरह में जो स्ट्रक्चरल वेल्डिंग जितने भी है वो सब जनरली GTAW यूज़ करते हैं। समटाइम्स मिग का भी ज़रूरत करता है, मिग के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल यदि SMA की बात करें तो SMA भी होता है आउटडोर स्ट्रक्चर्स के लिए। बाकी GTAW होता है प्रीफर्ड होता है एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फॉर प्रिसीजन एंड क्लीनिनेस, जनरली रूट वगैरह में, पाइपिंग के रूट और फिलअप में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये GTAW इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स के वेल्डिंग के बारे में बात किया, ब्रेजिंग के बारे में बात किया, दोनों के डिफरेंस के बारे में बात किया, SMA क्या है, GTAW क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बात किया आज के वीडियो में। लेकिन कंक्लूजन के लिए यदि हम इस वीडियो को एंड करें तो हम बात करेंगे कि वेल्डिंग इज़ ए क्रिटिकल फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सेफ ऑपरेशन इन द रिफाइनरी। मल्टीपल वेल्डिंग प्रोसेस आर यूज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल रिक्वायरमेंट, जैसा मटेरियल होता है उस टाइप के मल्टीपल टाइप के वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर एंड इंस्पेक्शन इज़ इंश्योर्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर और इंस्पेक्शन इसके लिए किया जाता है जिससे कि ये मालूम हो सके कि इसकी क्वालिटी और सेफ्टी हम जो रिफाइनरी को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा है। ओके, इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लाइक व्हाट आर द procedures we are going to follow in the welding, what are the different types of welding which we have not covered today, and even though the different types of positions, the welding positions, we will talk about that, which are the different types of positions we will going to follow. Okay, thank you.